आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और दिल्ली के यानी केंद्र के कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश कर रही थी। अखिलेश यादव को जहां बबुआ कहती थी, अखिलेश यादव के कामों पर जिस तरीके से बीजेपी मजाक उड़ाती थी, राहुल गांधी के कामों पर जिस तरीके से बीजेपी मजाक उड़ाती थी, राहुल गांधी का कोई भी बयान होता था उसका मजाक बीजेपी उड़ाती थी। अब यही दो लोग, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जो इस वक्त विपक्ष के सबसे मुख्य नेता हैं, ये दोनों लोग मिलकर सरकार को पप्पू बना दिए और यह लोग महसूस कर रहे हैं कि सरकार, बीजेपी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्यों की हो, वो जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को टारगेट किया करती थी, और अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जनता की आवाज उठाकर सरकार को पप्पू बना दिए। चाहे स्मृति ईरानी की बात कर लें, चाहे वो बीजेपी के किसी भी बड़े नेता की बात कर लें, वह इस वक्त ये मान रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो तेवर है वो बदला बदला सा है। वो तेवर इतना ज्यादा अलग हो चुका है कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि इसका इलाज क्या है, कैसे बचें, अखिलेश यादव के उस हाजिर जवाब से कैसे बचें और राहुल गांधी के उस अलग अलग मुद्दे के उठाने के तरीके से कैसे बचें। तो इस वक्त बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी का कोई छोटा सा छोटा नेता हो, बड़ा सा बड़ा नेता हो, उसके पास कोई जवाब नहीं है। ना तो अखिलेश यादव के सवालों का जवाब है, ना तो राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार जो अपने अलग अलग वो एक्शन कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से लोगों से मिल रहे हैं, उसका कोई जवाब है। और प्रधानमंत्री, जिनकी टीम इतनी बड़ी है, सोशल मीडिया से लेकर हर विभागों में उनकी टीम है, हर तरीके से उनको बेहतरीन चेहरा दिखाने का काम करती है, वो परेशान है कि आखिर स्क्रिप्ट लिखे तो लिखे क्या और करें तो करें क्या। वह आपको डायलॉग याद होगा ना, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ठीक वही हाल पूरी बीजेपी का हो गया है। पहले तो कुछ लोगों का हुआ था, अंधभक्तों का हुआ था, मगर अब पूरी बीजेपी का ये हाल हो गया है कि अखिलेश के खिलाफ बोले तो बोले क्या और लिखे तो लिखे क्या, करे तो करें क्या। और वही हाल है राहुल गांधी के साथ। डॉक्टर संदीप सर हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जमीनी खबर पे। और ये जो मुद्दा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर, जिस तरीके से बीजेपी बैकफुट पे नजर आ रही है, चाहे जाति जनगणना के मुद्दे पे बात कर लें, चाहे पिछड़े दलितों के हक अधिकार मानने की बात कर लें, चाहे सरकारी नौकरी की बात कर लें, चाहे महंगाई की बात कर लें, हर मुद्दे पर बीजेपी जो है वो बैकफुट पे नजर आ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बीजेपी बैकफुट पे इसीलिए है क्योंकि उन्होंने पिछले लंबे समय से दो केंद्र की जो सरकार है उसने 2 टर्म में कुछ काम नहीं किया। आंकड़ों को मैनेज करती रही और उसके बाद दिखाती रही जनता को गोदी मीडिया के द्वारा कि विकास और ये सब सारे काम हो रहे हैं। चीन को नियंत्रित कर दिया गया है, चीन को उसकी जगह दिखा दी गई है। पाकिस्तान तो परेशान है ही, उल्टे हमारा गोदी मीडिया भारत को छोड़ के पाकिस्तान पर डिबेट करता था कि प्याज वहां कितनी महंगी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है, पाकिस्तान में कितनी दिक्कतें हैं। भारत की दिक्कतों को छोड़ के वो हर पाकिस्तानी मुद्दे पर डिबेट कर रहा था। राम मंदिर बना, फिर उसके बाद दिखा दिया गया कि भारत में बहुत प्रगति हुई है, लेकिन वहीं बीजेपी हार जाती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में जनगणना का है, जातिगत जनगणना का है। और ये कोई मतलब इस तरह का गैर वाजिब कोई मांग नहीं है, बहुत ही वाजिब मांग है। और ये सही में देखा जाए तो इसको सरकार को करना चाहिए, लेकिन इसको जनता ने पहले मांगना शुरू किया, फिर उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने मांगना शुरू किया, और अभी उस पर भारतीय जनता पार्टी उसको सुन नहीं रही है, उसको अनसुना कर रही है। ये बहुत भारी पड़ेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए और कांग्रेस का भारत जोड़ो न्याय यात्रा या फिर भारत जोड़ो यात्रा, ये 2-3 ऐसे कदम हैं जिससे भारत एक विश्व गुरु वास्तव में बनेगा। हकीकत में वो उस जुमले से विश्वगुरु के जुमले से विश्वगुरु नहीं बनेगा। भारत का हर आदमी जब आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत होगा, आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगा, तो भारत विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ेगा। हालांकि मैं इस विश्व गुरु के कॉन्सेप्ट से वास्ता नहीं रखता हूं, क्योंकि किसी का भी गुरु बनने की क्या जरूरत है। मैं गुरु क्यों बनूं किसी का? मैं किसी का भी साथी बनना चाहता हूं या बनना ठीक होता है, क्योंकि आप साथ चलिए, जो अच्छा है उसकी तारीफ करिए, उससे कुछ नया सीखिए, ये नहीं कि कुड़ते रहिए। और एक चीज स्पष्ट कर दूं हमें कि प्रतिभा किसी में भी हो सकती है, प्रतिभा किसी धर्म, जाति, संप्रदाय की मोहताज नहीं होती। अबुल कलाम आजाद
और अल्लामा इकबाल मुस्लिम धर्म में पैदा हुए थे, तो क्या आप उनकी शायरी को नकार देंगे? क्या जो मिसाइल अबुल कलाम आजाद ने भारत के लिए बनाई है, भारत उसे छोड़ देगा? जो उन्होंने रिसर्च किया है, जो लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो देश को बनाने में अपनी ऊर्जा और ज्ञान और अपने सब कुछ लगा रहे हैं, क्या उन लोगों को आप देश से निकाल दोगे? क्या उनकी कमाई हुई चीजों को, बनाई हुई चीजों को आप तोड़ दोगे? वो तो हमारी विरासत के हिस्से हैं और इसी सह अस्तित्व में। बिल्कुल तो मेरा जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दर्शन है, सह अस्तित्व में जीना, ना ही अपने को श्रेष्ठ बनाना बताना, ना ही अपने को कमतर आंकना, विनम्रता से विकास के साथ रहना, अपनी देश की जनता के साथ रहना, समाजवाद की विचारधारा पे रहना, सबको एक साथ बराबर ट्रीट करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, अन्याय नहीं करना, प्रताड़ित नहीं करना, इन सब मूल्यों के साथ भारत बहुत आगे जाएगा, यूरोप बनेगा। और अगर आप हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो भारत एक दिन अफ्रीका बन जाएगा। और भारत की जनता इस बात को समझ गई है कि अब उसको सोमालिया बनने से, इथियोपिया बनने से, नाइजीरिया नहीं बनना है, उसे रवांडा नहीं बनना, वो युगांडा नहीं बनना है, उसे आयरलैंड बनना है, उसे इंग्लैंड बनना है, उसे बेल्जियम की तरह बनना है, उसे फिनलैंड की तरह बनना है और नॉर्वे की तरह बनना है, जहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ये सबसे ऊपर है। डेनमार्क के बारे में तो आप खुद जानते हैं यहाँ पे। तो उस तरह का देश बनना है जहाँ व्यक्ति के विकास पर जोर दिया जाता है, व्यक्ति को एक राजनीति का मोहरा बनाकर उसका उत्पीड़न नहीं किया जाता है। हम ऐसी दुनिया चाहते हैं। मैं अपनी बात खत्म करूंगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है जो वास्तव में मानव जीवन का मैनिफेस्टो है कि एक मानव के एम क्या होने चाहिए। वो कहते हैं कि हमको ऐसी दुनिया बनाना है जहां कोई भी किसी से भयभीत ना हो, भय से ऊपर हो और प्रेम से रहे। तो उनकी जो कविता है वो वास्तव में एक ऐतिहासिक कविता है और एक ऐसा दर्शन है जो वास्तव में सही में किसी भी मनुष्य का जीवन का उद्देश्य हो सकती है। उनकी कविता का अंग्रेजी जो अनुवाद है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो ऐसी ही दुनिया बनानी है हमें, ऐसी ही मानवतावादी समाज बनाना है जहां मानव को मानव के गुणों से नापा जाए, आंका जाए। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो दर्शन है, जो विचारधारा है, जो उनका अप्रोच है समाज के प्रति, इसी मानवतावादी विचारधारा का है। इसीलिए इनकी तरफ जनता का झुकाव है, जनता इनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रही है और वो अपने भविष्य के सुनहरे दिन देख रही है। बिल्कुल। देखिए, जनता अगर जुड़ती है तो कुछ मुद्दों पर जुड़ती है, चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा हो, पिछड़े दलित सब जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक जुड़े हुए हैं, चाहे वह रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वह किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन किया जाए उसका मुद्दा हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं उस पे जनता जुड़ती है। मगर बीजेपी का जो सवाल रहता था, जिस पे बीजेपी उस वक्त घेरा करती थी, आज से कुछ महीने पहले, इस लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़ा करती थी, ना तो चुनाव जीत पा रहे हैं, ना तो वह कोई काम कर पा रहे हैं, उनका सारा काम बेकार है, उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता था, उनके ऊपर पार्टी ना चलाने का आरोप लगता था, रात भर दिन भर सोते रहते हैं, एसी वाले नेताओं का आरोप लगता था। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साबित कर दिया कि एसी वाला नेता कौन है, कौन वो नेता है जो परिवारवाद करता है, परिवारवाद कहाँ है। ये सब अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि बीजेपी के अंदर जो परिवारवाद है, उससे बड़ा परिवारवाद किसके पास है। बीजेपी के नेता जितने आराम फरस्त हैं, जो एसी गाड़ियों में हमेशा रहते हैं, जिनके पास लग्जरी गाड़ियां रहती हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, उतना लग्जरी लाइफ क्या राहुल गांधी जीते हैं, क्या अखिलेश यादव जीते हैं? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी इतनी लंबी पदयात्रा करते हैं, अखिलेश यादव ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वह व्यक्ति 400-500 लोगों से मुलाकात ना करते हो, लोगों की मदद ना करते हो और क्षेत्र में ना रहते हो, अलग अलग जगहों पर। तो यह चीजें जो है वो जनता को समझ में आने लगी। आपको क्या लग रहा है कि जो नैरेटिव बीजेपी गढ़ रही थी परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का, वह अब बीजेपी के ऊपर लगता हुआ दिखाई दे रहा है? यानी जिस तरीके से बीजेपी इन लोगों को पप्पू साबित करना चाह रही थी, अब बीजेपी ही पप्पू साबित होते हुए दिखाई दे रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, एकदम सही बात है। राहुल गांधी कभी पप्पू थे नहीं। अखिलेश यादव तो खैर भारत के इतिहास के, राजनीतिज्ञों के इतिहास में एक सबसे हाजिर जवाब और स्मार्ट पॉलिटिशियन है। भले उनके ऊपर परिवारवाद, चूंकि वो मुलायम सिंह यादव जी के घर में पैदा हुए, उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए, ये आरोप लगाना बहुत ही आसान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा, अगर विज्ञान ये कहता है कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता है,
तो ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता, ये एक्सेप्शन होते हैं कभी कभी 1%। तो अखिलेश यादव एक स्मार्ट और बहुत ही दूरदर्शी पॉलिटिशियन है। उन्होंने बहुत ही अ, मतलब स्पष्ट ढंग से अपनी बातों को रखा है। और ये कहना कि नेता इस एसी में रहता है, सबसे ज्यादा तो नेता जो है वो बीजेपी के एसी में रहते हैं। आपने बीजेपी का दिल्ली का कार्यालय देखा है? वैसा कार्यालय या फिर बीजेपी ने जो संस्थाएं बनाई हैं इधर पिछले 10 सालों में और अगली अगले जो इनका कार्यकाल है उसमें बनाएंगे, तो इनका पूरा ऑफिस जो है बीजेपी का वो कम्प्लीटली एसी है। और क्या अखिलेश यादव गरीबों के लिए लड़ेंगे तो क्या जाके झोपड़पट्टी में तो नहीं रहेंगे? लड़ने का हमारा संघर्ष इसीलिए है समाजवाद का कि हर व्यक्ति को एक गरिमामय जीवन मिले, डिग्निटी ऑफ लेबर हो। अमित, 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम और 8 घंटे अपने हिसाब से खर्च करने की हर आदमी को आजादी हो। 2 कमरे का घर हो जहाँ धूप आए, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, डिग्निटी ऑफ लेबर हो। और कोई आके ये ना कहे कि हम ठाकुर साहब हैं तो तुमको मारेंगे क्योंकि तुम मुझसे छोटी जाति के हो। अगर ऐसी दुनिया हो, ऐसा घर, ऐसा समाज हो तो कौन नहीं आनंद से रहेगा? लेकिन ऐसा है नहीं। अखिलेश यादव का संघर्ष यही है। और अखिलेश यादव अगर उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो झोपड़पट्टी में जाकर और वहां से संघर्ष करें। अगर संदीप यादव इसके लिए बात उठा रहे हैं तो वो तो संघर्ष करके आए ही हैं। एक छोटे से गांव से, छोटे से जिले से आके दिल्ली में पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अगर सुविधाएं जुटाता हूं तो गलत है। एकदम गलत नहीं है। और बीजेपी के लोग ज्यादा आराम पसंद है, जिनकी विचारधारा ही गलत है, उनकी आराम पसंदगी, उनकी झूठ, उनकी नफरत पर क्या बोलना। अखिलेश यादव से इनकी कोई तुलना नहीं है। अब परिवारवाद की बात, अगर आप पता करिए गुजरात में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके भाइयों की क्या स्थिति है। उनके चचेरे भाई हों चाहे उनके खास अपने भाई हों, सभी की जो आर्थिक स्थिति है उसको पता कर लीजिए। क्या ये परिवारवाद नहीं है? उनको गुजरात शासन से जो लाभ मिला है वो परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद का मतलब कि अगर 1-2 लोग एमएलए बन गए, एमपी बन गए तो आप उनको जोरदार ढंग से उठाते हैं, लेकिन अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए, उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। उनके भाई सोमा मोदी, घनश्याम मोदी, फलाने मोदी, कई भाई हैं उनके खुद के, और उसके बाद उनके चचेरे भाई, पूरा बड़ा परिवार है, कुनबा है। और सबसे दूसरा जो वैसे भी अगर आप परिवारवाद की सूची बनाइएगा तो सबसे ज्यादा परिवारवादी नेता आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और कुकर्मी। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने खबर की थी अमित कि भारत के 151 जो एमएलए और एमपी हैं सिटिंग, जो कि अपराध, जिनके ऊपर अपराध है रेप का, मर्डर का, छीना झपटी का, मतलब संगीन अपराध है, उसमें 54 केवल और केवल बीजेपी से हैं। भारत की हर पार्टियों से अपराधी हैं, लेकिन 54 एक पार्टी से आते हैं जो कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब दूसरा परिवारवाद का एग्जाम्पल है अमित, जो दूसरे नेता हैं बीजेपी के सबसे बड़े, उनका बेटा वो इतना प्रतिभाशाली था कि उसने पैदा होते ही उसने अंडर 19 खेला, फिर उसके बाद स्टेट को रिप्रेजेंट किया, देश के लिए खेला, ऑलराउंडर था। उसके आधार पर वो गुजरात के लिए गुजरात क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना, फिर बीसीसीआई का बना, आईसीसी का बन गया 35 साल की उम्र में। ये क्या है? क्या वो इतना प्रतिभाशाली था? क्या उसने भारतीय क्रिकेट टीम को लीड किया है? क्या वो क्रिकेट पे उसने किताबें लिखी हैं, चिंतन है, मनन है, कोच था, या फिर बहुत बड़ा कोई क्रिकेट का ज्ञाता था? तो ये अखिलेश यादव को आप कहते हो, जो ऑस्ट्रेलिया से इन्वायरमेंटल साइंस में इंजीनियरिंग है, एक बहुत ही फाइन इंटेलेक्चुअल है, फाइन सोशलिस्ट थिंकर है, उनको तो आप कहते हो कि परिवारवाद है क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। लेकिन आप जब आपका बेटा बनता है तो आप मुंह बंद हो जाता है, मन से चिल्ला चिल्ला के बोलते हो कि पूरा यहाँ यादववाद चल रहा था। आपका कौन सा वाद चल रहा है? जवाब देना होगा। तो ये परिवारवाद की बात हुई। ये आपने जो बात कही कि इन्होंने किस तरह से इस चीजों को किया, तो मेरा कहने का मतलब जी, मैं अच्छा, बस 1 मिनट दूंगा। हाँ, बोलिए जी जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये आप पता करिए ना कि वो ठाकुर जो हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के बारे में अपशब्द बोला, उनकी जाति पूछ रहे थे, उनसे पता करिए कि हिंदू मुसलमान के दंगों में उनका क्या रोल रहा है, उन्होंने कितना क्रिकेट खेली है, कि वो हिमाचल क्रिकेट बोर्ड की कप्तान भी हो गए क्रिकेट टीम के और वहां के सेलेक्टर भी थे। क्या उनका एक्सपर्टीज रहा है? ये कौन सा, उनके पिताजी कौन थे? उनके पिताजी कौन थे और वो उनका क्या एक्सपर्टीज रहा है कि उनके इतने बड़े बड़े पद मिले हैं? कैसे उनको केंद्रीय मंत्री का पद मिल गया? ऐसे तमाम लोग हैं, सिंधिया हैं, फिर उसके बाद आप लिस्ट बनाते जाइए, पूरा अरुणाचल से लेके तमिलनाडु तक ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बीजेपी में है और उनका परिवारवाद पूरा भरा हुआ। ये आप सही कह रहे हैं, परिवारवाद पूरा भरा हुआ है। अगर देखिए कोई आदमी चुनाव जीत कर आ रहा है, जैसे अखिलेश यादव के परिवार के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप परिवारवाद कर रहे हैं,
और वह व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति को टिकट दे रहा है और वो जनता उसको चुनाव जिताकर फिर पार्लियामेंट या विधानसभा भेज रही है। मगर दूसरी तरफ अगर कोई बड़ा राजनेता है और उसका बेटा बिना किसी प्रतिभा के वह आईसीसी का चेयरमैन बन जाता है, बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है, इसके साथ साथ उद्योगपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसके हाथों में यूं मिल जाते हैं, उसको बड़े आराम से मिल जाते हैं, वह इकोनॉमी को पूरा मैनेज कर रहा है, तो वो परिवारवाद है या ये परिवारवाद है कि जनता चुनकर भेज रही है और वो आदमी 24 घंटा उसके बीच है और अपने लोगों के बीच अपना काम करा रहा है, अपने लोगों के बीच रह रहा है, अपनी जनता का परेशानी सुन रहा है, उनकी दिक्कतों का समाधान खोज रहा है, वह परिवारवाद है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब बीजेपी ये कह रही थी कि परिवारवाद विपक्षी पार्टियों के अंदर है, कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, आरजेडी परिवारवाद की पार्टी है, ये इस बार लोकसभा चुनाव में चिपका नहीं। यानी जनता जो है वो समझ चुकी है कि परिवारवाद का आरोप सिर्फ ढकोसला है, मामला तो कुछ और ही है। मतलब आरोप लगा दो, वोट ले लो और अपने मौज करो। ये जनता आपको लग रहा है पूरी तरीके से समझ चुकी है और आने वाले वक्त में ये परिवारवाद का जो आरोप है वो क्या चिपक पाएगा कि नहीं चिपक पाएगा विपक्षी पर? देखिए, मैं परिवारवाद, जब आप बात करते हैं परिवारवाद की, तो परिवारवाद भारतीय राजनीति का अंग बन चुका है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अछूती है। आप चंद्रबाबू नायडू को ले लीजिए, वो एनटी रामाराव राव के दामाद हैं, उनकी पत्नी भुवनेश्वरी और पुरंदेश्वरी उनकी जो बहन की, उनकी पत्नी की बहन है, वो आंध्र प्रदेश बीजेपी की प्रेसिडेंट है। और आप ले लीजिए जगनमोहन रेड्डी, कोई भी, कई किसी स्टेट को उठाइए, भारतीय राजनीति में परिवारवाद उसका एक अंग बन चुका है। लेकिन मुद्दा यह है अमित कि जब व्यक्ति सवर्ण जाति से आता है, धनी तबके से आता है, तो उसका नैरेटिव प्रिवेल करता है समाज में। जो कमजोर तबके की पार्टियां हैं, कमजोर लोगों के लिए जो राजनीति करते हैं, जो पार्टियां कम जिनके पास संसाधन है, उनके ऊपर आरोप बड़ा आसानी से स्थापित हो जाता है, क्योंकि जो भी ये संसाधन है ना राजनीति में, जो मीडिया है और सारी चीजें हैं, वो बहुत आसानी से मैनेज कर ली जाती हैं सुविधा संपन्न वर्ग द्वारा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि बीसीसीआई भारत की, क्षमा करिएगा, दुनिया की सबसे धनी बॉडी है। और ये मामला खाली पद का नहीं है अमित, ये खेल है बहुत ज्यादा पैसों का। बहुत पैसा है क्रिकेट में, इतने आईपीएल में मैच होते हैं, दुनिया में मैच होता है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो बहुत धनी भी है और मजबूत भी है। इसके द्वारा एक तो स्टेट के द्वारा स्टेट के रिसोर्सेज को मैनेज किया गया, फिर अब भारत और पूरे विश्व को कंट्रोल किया जाएगा, पैसा कमाया जाएगा, चुनाव जीता जाएगा और उससे बहुत कुछ किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो बीसीसीआई है, इसके लिए ना कांग्रेस ने कोई प्रयास किया, ना बीजेपी कर रही है कि क्यों नहीं इसका नेशनलाइजेशन किया जाए, इसको एक ऐसी संस्था बनाया जाए जिसके रिसोर्सेज सबको जानकारी में रहे, कितनी आमदनी होती है, कितना खर्च होता है, और उस पैसे को जो वंचित तबके के क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाए। ये सब आपको जहां तहां आप देखेंगे कि क्रिकेट टीम के सिलेक्शन में भाई भतीजावाद, परिवारवाद और करप्शन का आरोप लगता रहता है। एक तो चयन प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट नहीं है, तमाम करप्शन है, लेकिन मीडिया ने चूंकि चर्चा नहीं की तो भारत की जनता जानती नहीं है। अब आप ये जान लीजिए कि आप अगर हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए कि बालू पालवलकर एक दलित क्रिकेटर थे भारत की आजादी से पहले, उसके बाद से कितने दलितों ने, कितने पिछड़ों ने, अभी कुछ संपन्नता आई है तो उनके 1-2 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हो तो हल्का मचा रहे हैं, लेकिन कितने दलितों ने, कितने पिछड़ों ने, कितनों ने क्रिकेट खेला है। अभी इसी बीच अमित, आयरलैंड की आबादी 70 लाख है, उसने पाकिस्तान की आबादी 23 का और पाकिस्तान एक स्थापित टीम है क्रिकेट में। आयरलैंड ने T20 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया। इस बार इसलिए हरा दिया कि वहां जो 70 लाख में जो भी 1-2 लाख 2 लाख लोग क्रिकेट खेलते हैं, उनके पास, सभी के पास बल्ला है, स्टेडियम है, संसाधन है, किट है। यहाँ तो लड़के गलियों में खेलते हैं, ग्राउंड नहीं है, चीजें नहीं है। 140 करोड़ की आबादी में अगर आपने वर्ल्ड कप जीत भी लिया तो क्या जीत लिया, क्या जीत लिया? ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये केवल एक तरफा नैरेटिव है और ये जानबूझ के वो जनता जान चुकी है कि भाई ये उनको दिखा रहे थे कि देखो देखो ये परिवारवाद कर रहे हैं, और इधर बीच 69,000 टीचर्स भर्ती में आपका सारा हिस्सा ही ले लिए, जिनके समर्थन से, जिनके कंधे पे चढ़ के आए थे, उनकी टांग काट दी इन्होंने। बिल्कुल, जिसके ये समर्थन से आए थे उनकी टांग काट दी। आखिरी सवाल है सर इससे जुड़ा हुआ, अगर ये बताइए कि ये जो परिवारवाद का पूरा नैरेटिव है और जिस तरीके से तमाम चीजें हुई,
राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की गई, अखिलेश यादव को बबुआ साबित करने की कोशिश की गई, और प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता से लेकर कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता उस सवालों पर आज तक सवाल उठाते हैं कि अखिलेश यादव ने गलत किया, राहुल गांधी ने गलत किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि आज तक योगी आदित्यनाथ अगर फीता काट रहे हैं कामों का, तो अखिलेश यादव के शुरू किए कामों का आज तक योगी आदित्यनाथ फीता काट रहे हैं। 7 साल हो गए। 7 साल तक एक व्यक्ति ने ऐसा काम करके गया है उत्तर प्रदेश, 7 साल पहले से एक व्यक्ति ऐसा काम करके गया उत्तर प्रदेश में कि 7 साल तक एक मुख्यमंत्री उनके आने के बाद उस कामों का फीता काटते घूम रहे हैं। मतलब अभी तक वो काम चल रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने देखा कि वृंदावन में एक रोपवे शुरू हुआ, वो अखिलेश यादव ने शुरू किया था, अखिलेश यादव ने उस योजना को लाया था, और अब योगी आदित्यनाथ उसका फीता काट रहे हैं। तो ऐसे विजनरी व्यक्तियों का, और वहीं राहुल गांधी की अगर बात करें, राहुल गांधी वह व्यक्ति है जिसने तमाम इस तरीके के कानून संसद में लाने का पूरा प्रयास किया और लाया जिस तरीके से, चाहे वो इंफॉर्मेशन एक्ट की बात कर लें, किस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर लें, चाहे फूड की बात कर लें, और तमाम ऐसे बिल कांग्रेस के समय में आए और राहुल गांधी उसमें मुख्य भूमिका में नजर आए। चाहे वो किसानों की जमीन आवंटन की बात कर लें, तमाम कानून राहुल गांधी के समय में आए, राहुल गांधी उसमें आगे रहे। तो ऐसे लोगों को अगर आप पप्पू साबित करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं यह चाल आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगी और जनता उसका जवाब देगी। और ये जवाब जिस तरीके से वोटों के माध्यम से बीजेपी को मिला है, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी इससे कोई सीख लेगी? या जिस तरीके से बीजेपी के कई सारे बड़े नेता हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो, कंगना रनावत हो, इस चर्चा कर रही हैं कि राहुल गांधी का पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है, विपक्ष की पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता इस चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है। क्या अब डर लग रहा है इन लोगों को? देखिए, जो गलतियां की थी राहुल गांधी और अखिलेश जी ने, उन्होंने अपने को सुधार लिया है। देखिए, राजनीति में जब अहंकार आ जाए तो विनाश तय है, और बीजेपी अब यहाँ से वापस नहीं आएगी, उसका जो है विनाश तय है। और मैं आपको परिवारवाद का एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही मैंने लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, क्योंकि मीडिया हाईलाइट नहीं कर पाती है। सबसे बड़ा परिवारवाद का राजनीति में परिवारवाद चल सकता है, स्पोर्ट्स में चल सकता है, इस तरह के आम जीवन में चल सकता है, लेकिन आध्यात्म की दुनिया में महंत योगी अद्वैतनाथ के भतीजे ने उनकी गद्दी हड़प ली। अब सोचिए कि नाथ संप्रदाय, अमित नाथ संप्रदाय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संप्रदायों में से एक था, जिसने भक्ति आंदोलन में की नींव रखी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण माने वो एक पंथ है, और उसमें ऐसे ऐसे संत रहे हैं, उसकी जो परंपरा रही है, आध्यात्म को इंजेक्शन की तरह नहीं कि आप लगा दीजिए और आध्यात्मिक हो जाएंगे आप। आध्यात्म तो व्यक्तिगत मेरिट का मामला है, कि आध्यात्मिक तो व्यक्ति अपने स्वभाव से होता है। कोई आदमी जो कटेंगे तो बटेंगे तरह की उग्र व्यक्ति कभी कोई आध्यात्मिक हो सकता है? और आप जब अखिलेश यादव पर सवाल पूछते हैं, उससे पहले आपको लाख बार सोचना चाहिए कि आपने तो उस आध्यात्मिक गद्दी, अगर वो आप नहीं आते वहां पे तो आप सांसद नहीं होते, सांसद नहीं होते तो मुख्यमंत्री नहीं होते। तो अब आगे की बहस जो है अमित, वो उस बहस के मायने बहुत कुछ रह नहीं जाते हैं। ये वो मीडिया है जो गोदी मीडिया, जिसको पैसा देके, एडवर्टीजमेंट देके, और अभी आप सोशल मीडिया को भी नियंत्रित करने के लिए ये बिल ले आए हैं, ताकि हमारा नैरेटिव प्रिवेल करे। जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं वो तो विनम्र हैं, मॉडेस्ट हैं, उनका उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है समाज के हर तबके में, तो हम आसानी से इनकी बात को दबा देंगे। ये मामला बात को उठाने और दबाने का है, और इसमें अब जो परसेप्शन बन रहा है, जो नैरेटिव बन रहा है जनता के भीतर, वो राहुल और अखिलेश जी का बन रहा है। आपने ध्यान दिया होगा अमित कि राहुल गांधी एक टी शर्ट में कश्मीर की ठंड में लाल चौक पर खड़े रहते हैं, टी शर्ट है बर्बरी की। अब बीजेपी ने बड़ा उस पर बवाल किया कि बर्बरी की टी शर्ट है, बहुत महंगी आती है। अरे भाई, 10 लाख के सूट से कम आती है वो। और अखिलेश यादव को आपने कभी किसी रंगीन कपड़े में देखा आज तक? वो खांटी समाजवादी हैं, जो लोहिया के विचारधारा पर चलते हैं, हमेशा सफेद कपड़ा, लाल टोपी, अपने ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं। कभी आज तक उन्होंने कोई रंगीन कपड़ा नहीं बदला, दिन में 4 बार कपड़े नहीं बदलते हैं। जब आपको जिसके विचार बदलते हो घड़ी घड़ी, उसी के कपड़े भी बदलते हैं। जिसके विचार स्थिर है उसके कपड़े भी स्थिर रहेंगे, उसकी मनोदशा भी स्थिर रहेगी, और उसकी विचारधारा भी स्थिर रहेगी। हमें बिल्कुल, मनोदशा भी स्थिर रहेगी और विचारधारा भी स्थिर रहेगी। यानी जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपनी विचारधारा पे चल रहे थे, उस विचारधारा को
जो गिराने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, वह अब कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है। और ये साबित हो रहा है कि विपक्ष जो है इस वक्त, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो बड़े नेता हैं इस वक्त विपक्ष के देश के, वह सरकार को पप्पू बना दिए हैं, जो आज से कुछ महीनों पहले सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। इस तरीके के तमाम मुद्दे पर हम लोग लगातार इस चैनल पे चर्चा करते रहते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।